नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबर अब तक में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। देवघर में नकली शराब फैक्ट्री पर धावा, 1000 लीटर से ज्यादा शराब जब्त। पाकुड़ नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी, 21 वार्डों में होगा मतदान। हजारीबाग नगर निगम चुनाव की तैयारी पूरी, 1.77 लाख मतदाता करेंगे मतदान। रविंद्र संगीत की जगह डीजे बजेगा, तृणमूल प्रवक्ता की बीजेपी को खुली चेतावनी। अंडाल में तृणमूल बीजेपी के बीच झड़प, बीजेपी मंडल अध्यक्ष का सिर फूटा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम देवघर की करेंगे, जहां अवैध और नकली शराब के कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल उत्पाद विभाग ने सोनार टाही थाना क्षेत्र के तिलोना गांव में छापेमारी अभियान चलाकर भारी मात्रा में अवैध शराब और नकली शराब बनाने की सामग्री बरामद की है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। छापेमारी में कुल 910 लीटर अवैध शूशव और 153 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त की गई है। इसके अलावा विभिन्न नामी शराब कंपनियों के नकली उत्पाद से जुड़ी सामग्री, खाली कांच और प्लास्टिक की बोतलें, ढक्कन, लेबल, कागज के कार्टून भी बरामद किए गए। इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा। अगली खबर पाकुड़ से आई है, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। दरअसल जिले के एकमात्र नगर परिषद क्षेत्र पाकुड़ में निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। इसको लेकर समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने संयुक्त रूप से पत्रकार सम्मेलन कर तैयारियों की जानकारी दी। उपायुक्त ने बताया कि नगर परिषद के 21 वार्डों के लिए कुल 42 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और चुनाव की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 16 कोषांगों का गठन किया गया। साथ ही आदर्श आचार चुनाव संहिता का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। हमारे पाकुड़ में और बाकी जो हमारे आरओज हैं वो नामांकित किए गए हैं। सभी के अलग अलग ऑफिसेज में नामांकन की नाम निर्देशन की प्रक्रिया कल से चालू हो जाएगी। इसके अलावा ये मत पेटिका निर्धारित चुनाव होगा, जिसमें ईवीएम का प्रयोग नहीं होना है। इसमें एक ही मत पेटिका में दोनों पद के लिए गुलाबी रंग और सफ़ेद रंग से मतदान किया जाएगा। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है पूरे शहरी क्षेत्र में। ये बताना आवश्यक है कि ये ग्रामीण क्षेत्र में लागू नहीं होगा। तो जिस तरह से काम जो चल रहे हैं वो कंटिन्यू किए जाएंगे। 163 एसडीओ साहब के द्वारा BNSS का लगा दिया गया है पूरे नगर क्षेत्र में। सर बहुत दिनों के बाद चलने वाली है। 5 तारीख को समीक्षा होगी और 6 तारीख तक लोग नाम वापस ले सकते हैं। 7 तारीख को हम लोग निर्वाचन का प्रतीक आवंटन कर देंगे। ये गैर दलीय चुनाव है। उसके बाद जो कैंपेनिंग पीरियड होगा, उस मतदान की तिथि 23 तारीख सोमवार रखी गई है, प्रातः 7 बजे से लेकर 5 बजे तक। और जो मतगणना है, जो काउंटिंग है, वो 27 तारीख को की जाएगी। हम लोगों की तैयारी पूरी कंप्लीट है। हम लोगों ने जो हमारे स्ट्रॉन्ग रूम हैं, जो हमारे डिस्पैच सेंटर हैं, जो हमारे रिसीविंग होंगे, जो हमारे काउंटिंग सेंटर होंगे, वो सभी बना लिए हैं। वहाँ पे जो भी तैयारियाँ करनी थी उसको हम लोग कर लिए हैं। हमारे कुल मिलाकर अध्यक्ष और चूँकि हम लोग ख कैटेगरी में आते हैं, हमारे टोटल 21 वार्ड के लिए चुनाव होना है। 42 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सरकारी भवन भी हैं, गैर सरकारी भवन भी हैं। हमारे एसी साहब आरओ रहेंगे अध्यक्ष पद के लिए, और ये महिला अनारक्षित सीट है हमारे पाकुड़ में। और बाकी जो हमारे आरओज हैं वो नामांकित किए गए हैं। सभी के अलग अलग ऑफिसेज में नामांकन की नाम निर्देशन की प्रक्रिया कल से चालू हो जाएगी। इसके अलावा ये मत पेटिका निर्धारित चुनाव होगा, जिसमें ईवीएम का प्रयोग नहीं होना है। इसमें एक ही मत पेटिका में दोनों पद के लिए गुलाबी रंग और सफ़ेद रंग से मतदान किया जाएगा।
रुख अब पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। दरअसल पूर्व बर्धमान के भातार में तृणमूल कांग्रेस के विरोध सभा के दौरान राज्य तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता रिजू दत्ता ने बीजेपी को लेकर बेहद तीखे और विवादित बयान दिए। रिजू दत्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी तृणमूल कार्यकर्ता को बीजेपी के जुलूस या सभा के दौरान चोट पहुंची तो पूरे भातार में रविंद्र संगीत की जगह डीजे बजेगा और बीजेपी कार्यकर्ता घर से बाहर निकल नहीं पाएंगे। रिजू दत्ता ने बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बंगाल में अशांति फैलाना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि भातार तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का अजयगढ़ है। साथ ही चुनाव आयोग की EIR प्रक्रिया को लेकर बीजेपी पर मतदान सूची से नामांकन हटाने का साजिश आरोप लगाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक तृणमूल का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है, किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटेगा और इसके लिए पार्टी कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेगी। हाँ बदल चाই, কিন্তু এবারে আর রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজবে না, এবার ডিজেই বাজবে। আর ভাতারের মানুষ উল্টোপাল্টা অনেক বলছে, আমি দেখছি তো অনেক কিছু বলছে, কিন্তু আমি শুধু বসে আছি চুপ করে, দেখি কতটা দৌড়তে পারে। এই সভা থেকে কি মানে নির্বাচনের বাজনা বাজালেন? নিশ্চয়ই এই সভা থেকেই আমাদের ভোটের বাজনা বেজে গেল। আপনি বললেন বিজেপি সভা করলে পাল্টা সভা হবে, এখানে বিজেপিকে ভয় করছে? অসম্ভব, বিজেপি ভয় করি না, কিন্তু আমাদের পার্টির নির্দেশ এটা আমাদের পার্টির নির্দেশ। আরে বিজেপি কটা লোক আছে, এছাড়া বিজেপি লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, কটা ওদের BLO 2 আছে, কটা বুথে আছে, একটা লোক এসে এখানে হাজিরা দেখ, লোকের পাশে দাঁড়াচ্ছে, বিজেপিকে ভয় কাচ্ছে আপনি বলছেন? সোমনাথ চ্যাটার্জিকে হারিয়ে সাংসদ হওয়ার আগেও তার বাড়িতে কালী পুজো হয়, আর আজকের দিনে স্বয়ং নারায়ণ মমতা ব্যানার্জির হাত ধরে দীঘাতে এসছে জগন্নাথ ধাম, নিউ টাউনে দুর্গাঙ্গন, শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির। আজ থেকে 300 বছর বাদে রিজু দত্তও থাকবে না, মমতা ব্যানার্জিও থাকবে না, তৃণমূল শুভেন্দুও থাকবে না, তৃণমূল বিজেপিও হয়তো থাকবে না, কিন্তু যতদিন এই মন্দিরগুলো মাথা উঁচু করে থাকবে, লোকে বলবে এই জগন্নাথ ধাম মমতা ব্যানার্জি করে দিয়েছে। তাহলে বড় হিন্দুকে झारखंड में नगर निकाय आम चुनाव को लेकर चुनावी डुगडुगी बच चुकी है और हजारीबाग नगर निगम चुनाव के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। दरअसल हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम क्षेत्र में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है और निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। हजारीबाग नगर निगम में इस बार महापौर पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए आरक्षित है। कुल 36 वार्डों में 1,67,437 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें पुरुष मतदाता 90,000, 42,000 और महिला मतदाता 85,000 से अधिक की संख्या में भाग लेगी। मतदान के लिए कुल 160 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2 सहायक मतदान केंद्र शामिल है। उपायुक्त ने बताया कि महापौर प्रत्याशी के लिए अधिकतम खर्च सीमा 15 लाख रुपए तक तय की गई है, जबकि वार्ड पार्षद के लिए 3 लाख रुपए। वहीं पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। के लिए जो चुनाव है एवं यहाँ के जो महापौर की जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। निर्वाचन की जो तारीखें हैं वो कल से नामांकन जो है रिस्पेक्टिव रिटर्निंग ऑफिसर्स के यहाँ नामांकन जो है वो दाखिल की जा सकती है। 23 तारीख को जो है वो चुनाव प्रस्तावित है और 27 तारीख को काउंटिंग जो है वो बाजार समिति में प्रस्तावित है। तैयारियों को लेकर के सारी प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। एज अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है वो सारे कोषांग का गठन किया जा चुका है। रेस्पेक्टिव जो पर्सोनेल हैं उनकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया जो है वो 2 दिनों के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। 3 चरणों में जो है लोगों की ट्रेनिंग कराई जाएगी और जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है वो बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्स के माध्यम से कराया जाएगा, जिसमें वाइट जो स्लिप वाइट बैलेट जो है वो वार्ड पार्षद के लिए होने हैं और पिंक जो है वो महापौर के लिए चुनाव प्रस्तावित है। कैश की जो एक्सपेंडिचर लिमिट जो है वो 15 लाख रुपए जो है मेयर के कैंडिडेट्स अपनी चुनावी प्रक्रिया में एक्सपेंडिचर कर सकते हैं और वार्ड पार्षद के जो भावी कैंडिडेट्स होंगे वो 3 लाख रुपए का उनका अपर एक्सपेंडिचर लिमिट रहेगा। थैंक यू। जो है बूथ्स 160 है, 158 नॉर्मल बूथ्स हैं और 2 जो है सहायक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे
टोटल मतदाता जो है वो 1,77,437 है। पुरुष मतदाता जो है 90,042 है। महिला मतदाता 87,394 है और ट्रांसजेंडर्स मतदाता जो है एक ही संख्या में प्रस्तावित है। निर्वाचन है 2026 में है पूरे राज्य में। उसमें हजारीबाग में 77 बिल्डिंग्स में 160 बूथ है। सभी बूथों पे बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव हो, इसकी हम लोगों ने तैयारी की है। इसके लिए हम लोग चिन्हित करने की भी प्रक्रिया कर रहे हैं कि कौन कौन से सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ है, वहाँ पे विशेष रूप से सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ में कुछ वल्नरेबल पॉकेट्स अगर किसी बूथ एरिया में हैं तो वहाँ पर भी हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करेंगे, जिसमें फ्लैग मार्च होता है और हम लोग भी जाएंगे, जाकर मतदाताओं से मिलेंगे और उन लोगों को ये विश्वास दिलाएंगे कि वो निर्भीक होकर के अपना मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में चुनाव शांतिपूर्वक और निष्पक्ष हो, इसके लिए एफएसटी और एसएसटी का भी गठन किया गया है। ये अपनी ड्यूटी करते रहेंगे राउंड द क्लॉक 24/7 और किसी भी तरह का इलीगल अगर कोई शराब है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके, जैसे कैश है, तो उसका अगर कोई मोबिलिटी होता है तो हम लोग उस पर नजर रखेंगे और सब उसको वेरीफाई करेंगे। रुख एक बार फिर पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां पश्चिमी वर्धमान जिले में राजनीतिक हिंसा एक बार फिर सामने आई है। दरअसल रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंडाल स्थित सिदुली इलाके में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच झड़प की घटना सामने आई है, जिसमें एक बीजेपी मंडल अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि मारपीट के दौरान उनका सिर फूट गया, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में दुर्गापुर सब डिवीजन अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना ऐसे समय पर हुई है जब 2026 के चुनाव से पहले बीजेपी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट नितिन नवीन 2 दिन के बंगाल दौरे पर है। बीजेपी का आरोप है कि रानीगंज में होने वाली उनकी बैठक से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को डराने और प्रचार रोकने के लिए तृणमूल समर्थित बदमाशों ने हमला किया है। घटना की सूचना मिलते ही बीजेपी जिला नेता अरिजीत रॉय मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। वहीं तृणमूल कांग्रेस के जिला यूथ प्रेसिडेंट पार्थ देवाशीष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस घटना से तृणमूल का कोई लेना देना नहीं है और यह बीजेपी के अंदरूनी झगड़े का नतीजा हो सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। দেখুন, বিজেপিকে মারধর করার সিচুয়েশন বর্তমানে নেই, কারণ এমনিতে বিজেপি শেষ। আর ম্যাক্সিমাম জায়গায় বিজেপি গোষ্ঠী কোন্দল নিজেদের মধ্যেই ঝুট ঝামেলায় ওরা ব্যতিব্যস্ত। অতএব দেখুন, খোঁজ খবর নিন যে নিজেদের মধ্যে কোনো গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বা কোনো কিছু ছিল কিনা। তারপর শুনলাম রাতে অন্ধকারে হয়েছে। অনেক কিছু ব্যাপার থাকে তো, কি কারণে হয়েছে না হয়েছে। তবে এ ধরনের কোনো অভিযোগ বা কি হয়েছে আমার কাছে জানা নেই, আপনাদের মাধ্যমে শুনলাম। ম্যাক্সিমাম জায়গায় বিজেপি যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিজেদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিবাদ চলছে, সে কারণে কিছু হতে পারে। আমাদের আপনারা জানেন যে আগামীকাল এই রানীগঞ্জ বিধানসভারই রানীগঞ্জ শহরে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় সভাপতি মাননীয় নিতিন নবীনজি পদার্পণ করছেন। তো সেই প্রোগ্রামকে কেন্দ্র করে পুরো জেলায় আলোড়ন তৈরি হয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রানীগঞ্জ বিধানসভার মানুষও উচ্ছ্বসিত এবং আমাদের কার্যকর্তারাও তার সেই প্রোগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তো সেই প্রোগ্রাম মাননীয় কেন্দ্রীয় সভাপতি নিতিন নবীনজির প্রোগ্রামকে কি করে বানচাল করা যায়, তার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস এই রানীগঞ্জ বিধানসভায় উঠে পড়ে লেগেছে এবং তারই ফলস্বরূপ এই রানীগঞ্জ উখড়া স্থিত যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির রানীগঞ্জ 3 নম্বর মণ্ডল, সেই 3 নম্বর মণ্ডলের মণ্ডল সভাপতি ইন্দ্রসেন রায়কে আজকে বেধড়কভাবে মারধর করা হয়েছে। बात दुर्गापुर की करेंगे, जहां बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक बार फिर पार्टी को लेकर बड़ा और बेबाक बयान दिया। दरअसल दुर्गापुर में एक चाय पार्टी के दौरान दिलीप घोष ने वर्तमान दुर्गापुर लोकसभा सीट पर हार के लिए पार्टी की संगठनात्मक कमजोरी को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि वे मैदानपुर में 5 साल तक लगातार लोगों के साथ काम करते रहे हैं, लेकिन वर्तमान दुर्गापुर सीट पर उन्हें बहुत कम समय में उम्मीदवार बनाया गया, जिसके चलते संगठनात्मक खामियों को दूर करना संभव नहीं हो पाया। दिलीप घोष ने यह भी टिप्पणी बुधवार सुबह दुर्गापुर सिटी सेंटर से गांधी मोड़ तक मॉर्निंग वॉक के बाद आयोजित एक अनौपचारिक चाय पार्टी में की। उनके इस बयान को लेकर पार्टी के भीतर आत्ममंथन और संगठन की तैयारी पर बड़ा संकेत माना जा रहा है। दिलीप घोष का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब बीजेपी बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में उनके इस बयान से पार्टी की रणनीति और संगठनात्मक ढांचे को लेकर सियासी हलचलों में नई बहस छिड़ गई है। না, কারণ আমি কোনো পদাধিকারী নেই।
আমাদের যারা নতুন নেতৃত্ব দেখুন পাল্টে যাচ্ছে। এই যে ছবি লেগেছে এখানে, কিছুদিন আগে আমার ছবি লাগতো, তার আগে রাহুল দার ছবি লাগতো, তারপরে সুকান্ত মজুমদারের ছবি লাগতো, এখন শ্রমিক দা আছেন, আমাদের বিরোধী নেতা আছেন, আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আমার সঙ্গে মাননীয় অমিত শাহ ছবি লাগতো, তারপরে মাননীয় নাড্ডাজি, এখন নীতিন নবীন এসছেন। এটা আমাদের পার্টির সিস্টেম, আমাদের সংবিধান। যাকে আমরা সামনে রেখেছি নেতৃত্ব হিসাবে, তার ছবি লাগিয়ে তাকে সামনে রেখে আমরা লড়াই করবো। আছি আমরা সবাই কর্মী হিসাবে। এইবারে যে দায়িত্ব আপনি পেলেন, কালকে কোর কমিটির বৈঠকে ছিলেন, অনেকদিন পরে এইভাবে দেখা গেল, এটা কি নতুন ভাবে যারা বিজেপির আপনার সঙ্গে যারা ছিল তাদের কি বেশি উদ্বুদ্ধ হয়? আর বিজেপি একসঙ্গেই আছে, তারাও পার্টির কর্মী, আমিও পার্টির কর্মী। আমি সিনিয়র হিসাবে আমাকে কোর কমিটিতে ডাকা হয়, আমি মিটিংয়ে থাকি। বাকি একাধিক কমিটি হয়েছে, তাদের সবাইকে রাখা হয়, সমস্ত কর্মীদেরকে। আর যারা এখনো কোনো কমিটিতে নেই তারাও কোনো না কোনো কমিটিতে আসবেন, নির্বাচনে পুরো সময় দিয়ে পরিশ্রম দিয়ে সবাই। अगली खबर भी दुर्गापुर से ही आई है, जहां बीजेपी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट नितिन नवीन ने बुधवार सुबह दुर्गापुर स्थित विरंगनी काली मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मां काली की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर विशेष प्रार्थना की और मंदिर परिसर में कुछ समय बिताया। पूजा के बाद नितिन नवीन मंदिर से रवाना हो गए। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कोई राजनीति या व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके मंदिर दर्शन से क्षेत्र में चर्चा का माहौल तेज है। তারা চর্চা করে সব খোঁজ খবর নিয়ে তারাও এখন বুঝতে পেরেছে যে এই রাজ্যের রোগটা কোথায়। সিঙ্গুরের মূল যে সিঙ্গুর আন্দোলনের আমরা জানি মূল মুখ ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে সিঙ্গুর যাচ্ছেন সভা করতে, তখন সিঙ্গুরের মানুষ তার থেকে শিল্প আশা করছেন। না না, সিঙ্গুরে না হলো কৃষি, না হলো শিল্প, এর জন্য দায়ী তো মমতা ব্যানার্জি। অতএব সিঙ্গুরের মানুষ মমতা ব্যানার্জির আসল ছবিটা বুঝে গিয়েছে। সারা রাজ্যের কোটি কোটি বেকার বুঝে গিয়েছে যে তাদের বেকারত্বের কারণ হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি। কারণ সিঙ্গুর থেকে টাটাকে যদি না তাড়াতো তাহলে এই রাজ্য থেকে শিল্প চলে যেত না। এই রাজ্য থেকে শিল্প চলে যাওয়ার জন্য কেউ যদি দায়ী হয় তিনি হচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি। কেন করলেন এটা? শুধু अब बात बंगाल के कांका की करेंगे, जहां वकील से मारपीट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल गिरफ्तार आरोपी वरुण पासवान और रोशन प्रजापति बुधवार दोपहर करीब 1 बजे दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। दोनों पनागढ़ बाजार के निवासी हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार 21 तारीख की शाम दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट के वकील देवाशीष कोनार सरस्वती ठाकुर की मूर्ति खरीदकर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने उनकी बाइक रोक दी। बहस के बाद मूर्ति तोड़ दी गई और वकील के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। घटना के बाद पीड़ित वकील ने कांगता थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। खबर अब तक में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।